हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लास के स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है, मैंने अभी 12th क्लास के वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं डालना। अब मैं आज आप लोगों के सामने 10th क्लास के वीडियोस लेके आया हूँ और 10th क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस से। इसमें आपको मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस में, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, राइट। तो let's start with chapter 10, light reflection and refraction. देखिए, ये चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों को बता दूं कि जो लाइट है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, और जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। रिफ्लेक्शन यानी कि किसी भी सरफेस पर अगर लाइट टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाए, जिस जिस तरफ से वो आया है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाए, तो उस फेनोमेना को लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन, अगर लाइट किसी सरफेस पे गिरता है और उसको क्रॉस कर जाए तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अल्दो वी हैव आइज। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम भले ही हमारे पास भगवान ने आंखें दी हुई हैं, लेकिन विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसलिए लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट फिर भी हमको क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो नहीं देख पाएंगे विदाउट लाइट, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट में कैसे रिफ्लेक्शन होगा, कैसे रिफ्रैक्शन होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारे प्रोपोगेशन लाइट वेव के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे और रे डायग्राम से हम इस लाइट के चैप्टर को समझेंगे। लेट्स सी, अब सबसे पहला टॉपिक आता है। तो आप इसी तरीके से ये चैप्टर की आप जब कॉपी कंप्लीट करेंगे तो इसी तरीके से हेडिंग डालेंगे और ये लाइट की जो डेफिनेशन है ये आप ये इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये मैंने सारा कंटेंट इसी तरीके से अरेंज किया हुआ है ताकि आपको नोट्स बनाने में जो है प्रॉब्लम ना जाए और सारा मटेरियल आपको एक साथ एक जगह मिल जाए, राइट। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When the light is allowed to fall on highly polished surface, polished मतलब कि एकदम चमकीला ग्लास, जैसे आपने मिरर जिसमें आप तैयार होते हैं वो मिरर होता है ना। तो when a light is fall to a highly polished surface such as mirror हो सकता है वो, most of the light gets reflected। तो अगर मिरर जैसे सरफेस पे आप देख रहे हैं, ये मिरर हुआ है, मिरर को ड्रॉ करने के लिए किसी प्लेन पेज पर अगर हमको मिरर बनाना है तो हमको उसमें पीछे ये ऐसे कांटे लगाने पड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, पीछे में कांटे लगा रहे हैं। तो जिस तरफ कांटे लगे हुए हैं, जिस तरफ पीछे ये आप देख रहे हो, ये सरफेस जो है वो डल हो जाता है, ये वाला सरफेस जो है वो डल हो जाता है, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड दिस सरफेस इज डल। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमको मालूम है कि जब भी किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट गिरेगा तो उस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। अब वो कैसे होगा, वो दो लॉज को फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने लॉ हैं? दो लॉ हैं, राइट। अब हम देखते हैं। तो बोला कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि I इक्वल्स टू R। लेट्स सी कहाँ है। अब आप देख रहे हो उस डायग्राम में, ये तो हो गया आपका मिरर, ठीक है, जिसमें डल पॉइंट है। तो मैंने पीछे वाला हिस्सा बना दिया, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो जैसे ही आप लाइट की इंसिडेंट रे इस मिरर पे किसी पॉइंट पे आके टकराई तो ये तो हो गई इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे आके टकराएगी इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। आप ये देख रहे हैं, ये जो रे है ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, और टकराने के बाद कहीं तो ये जाएगी, उसी मीडियम में वापस से लाइट लौट गया। तो ये जो लौटने वाली रे है ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो ये वाला जो एंगल आई और ये वाला एंगल आर जो आप देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, एंगल आर के इक्वल होगा, राइट। दूसरा आपके पास लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइट द सेम प्लेन।
तो आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे की बात की गई है, रिफ्लेक्टेड रे की बात की गई है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड, ये वाली तुम्हारी जो है इंसिडेंट रे हो गई है, हाँ ये वाली जो दिख रही तुमको ना, ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये वाली हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है जो है ये है नॉर्मल। तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन पर है, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो नॉर्मल, तीनों एक ही। आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्लेन में दिखा रहा हूँ ना, ये आपका पेज का प्लेन है, पेपर का प्लेन है, ये तीनों एक ही प्लेन पर होना जरूरी है, राइट। अब इसके बाद आता है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगेन ये एक शीट ली हुई है प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, पीछे इसमें ये देख रहे हो आप, इसमें ये कांटे लगे हुए हैं पीछे, ये सब प्लेन मिरर में कांटे। तो इसका ये वाला सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग, और ये पीछे वाला सरफेस हो गया नॉट रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस बना दे रहा हूँ, ये है रिफ्लेक्टिंग, राइट। तो आप देख रहे हैं पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट की इमेज गई, मिरर से यहाँ पे टकराई, ठीक है, वापस इसी डायरेक्शन। तो इसने इंसिडेंट रे जो है इस पॉइंट पे जो अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, तो द लाइन इटसेल्फ बिकम द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, यही लाइन नॉर्मल बन जाएगी। तो नॉर्मल जैसा कि आप देख रहे हो हमेशा इंसिडेंट एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से, और रिफ्लेक्ट एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से। तो इस डायग्राम में भी आप देखोगे तो जो लाइन है वही लाइन से उसी लाइन पर एंगल 0 डिग्री होगा, तो इंसिडेंट एंगल भी 0 डिग्री हो गया, लौटने वाला एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल भी 0 डिग्री हो गया। तो ये हो गई तुम्हारी लौटने वाली रे, और ये हो गई आने वाली रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सेम पॉइंट पे। अब यहाँ पे दूसरी रे जो ए पॉइंट से गई वो ये चली गई, तो इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है ये वाली लाइन जो है नॉर्मल हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये वाली हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है तुम्हारा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे तुमने, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ये जाने वाली ले को डॉटेड करके पीछे तक ट्रेस करके लिखा है, एक पॉइंट हमको ये मिल गया, और इस वाली यहाँ से भी जो रिफ्लेक्टेड रेस को भी पीछे डॉटेड करके ट्रेस करके ले गए, तो अगेन उसी पॉइंट पे मिल गया, और जहाँ पे पॉइंट बी है उसी पॉइंट पे हमको यहाँ पे ये भी मिल गया। तो आप देख रहे हो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है अपवर्ड, तो उसकी जो इमेज है वो भी अपवर्ड है। इस इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को हम बोलते हैं, ये वाले एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड ऑब्जेक्ट होता है और सेम साइड इमेज होती है, राइट। देखिए तो अब, और अगर ऐसी प्रोसेस, और जो इमेज मिरर के अंदर में इमेज मिल रही है आपको, तो जब भी मिरर के अंदर इमेज मिलती है, ये इमेज कहाँ है, मिरर के अंदर है, तो ये कैसी हुई, वर्चुअल इमेज। आपको अगर रियल में होती है तो सामने एग्जिस्ट करती, यहाँ अगर इमेज बनती तो होती क्या, रियल होती, राइट। तो ये इमेज कैसी है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई इमेज नहीं। तो आपको इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल। उसमें देखिए आपको वर्चुअल इमेज मिल रही है, और इमेजनरी, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इमेजनरी। और डायरेक्ट मतलब क्या होता है, इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। तो इस तरफ ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर यहाँ नीचे की ओर इमेज बनती ना, तो ये हो जाती इन्वर्टेड। फिर यहाँ पे इरेक्ट नहीं लिखता, मैं इन्वर्टेड लिखता, राइट। ऐसी इमेज नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। आ गया ये। अब लेटरली इन्वर्टेड दूसरे तरीके का होता है, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। तो ये कैसी हो गई, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट हैंड है वो उसके राइट हैंड में दिखेगा, और राइट साइड जो है वो, तो जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का अपीयर्स ऑन द राइट साइड, और राइट साइड जो होगा वो लेफ्ट साइड अपीयर होगा, राइट। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल। जब भी प्लेन वर्ड से बनते हैं तो हमको कैसी साइज होती है, इक्वल साइज की इमेज मिलती है। तो तीन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी उसकी इमेज। अगर एनलार्ज हो जाता तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता, इमेज बड़ी हो जाती, तो एनलार्ज कहते हैं हम उसको। ऑब्जेक्ट बड़ा होता और इमेज छोटी बनती तो हम उसको क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड कहते हैं, राइट। तो इक्वल साइज की आपको क्या मिली हुई है, यहाँ पे इमेज मिली हुई है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है, जो मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से
यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होंगे इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो आपने ये देख लिया, यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब वापस से हम इस टॉपिक पे आ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बात आ रही है यहाँ पे किसकी, स्फेरिकल मिरर की हो रही है। स्फेरिकल मिरर, एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए अब स्फेरिकल मतलब कि ये वर्ड जो स्फीयर, स्फीयर आपने देखा होगा, स्फीयर एक बॉल जैसा होता है, ठीक है। स्फीयर बॉल क्रिकेट बॉल या फुटबॉल जैसा होता है। तो अगर उस बॉल का कोई टुकड़ा है, उस बॉल से अगर मैंने काट के एक टुकड़ा निकाल दिया, तो अगर मैं इसको बीच से यहाँ से काटूंगा तो मेरे पास जो कटा हुआ टुकड़ा या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, राइट। तो अगर मैं इसके पीछे कांटे लगा दूं तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा हो गया, ये वाला। और अगर इसमें इस तरफ कांटे लगा दूं, अंदर कांटे लगा दूं, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए तो द इमेज सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दो प्रकार की हैं, या तो हमारे पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे या स्फेरिकल होंगे। तो प्लेन के केस में तो प्लेन मिरर आ गया, और जो स्फेरिकल में है, स्फेरिकल में हमारे पास दो तरीके के हैं, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो। ध्यान से सुनिए, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, या तो इनवर्ड कर्व हो सकता है या आउटवर्ड, ठीक है। स्फेरिकली आर कॉल्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर, ऐसे मिरर्स को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, जैसे स्पून जैसा हो सकता है, राइट। तो द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड एज कर्व्ड मिरर। शाइनिंग स्पून, चमकने अच्छी चमकदार चम्मच को भी हम कर्व्ड मिरर की कैटेगरी में ले सकते हैं। और बाकी कर्व्ड मिरर तो और होते ही हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जो इनवर्ड कर्व होता है, ठीक है, इनवर्ड मतलब कि अंदर की ओर कर्व, जिसमें अंदर से रिफ्लेक्शन होगा और बाहर कांटे लगे होंगे, राइट। तो उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव। देखिए दिस इज योर कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो तुम देख रहे हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर साइड है, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्ट होगा और इधर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, इस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा जो है, इट इज कर्व्ड आउटवर्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आउटवर्ड कर्व है, यानी कि इसका पीछे कांटे लगे हुए हैं इसमें, यानी पीछे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कहां से रिफ्लेक्शन होगा, इस तरफ से, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो इस मिरर का नाम कॉन्वेक्स है और इसका नाम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, केव मतलब होता है बेटा गुफा, ठीक है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। जिसमें गुफा के अंदर रिफ्लेक्शन हो वो मिरर कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, राइट। कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे आपका कॉनकेव का उल्टा, कॉन्वेक्स मिरर, गुफा के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दैट्स सो ऑब्वियस। अब देखिए कुछ बेसिक्स चीजें होती हैं जो हमको अभी आगे फर्दर यूज होंगे। फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखिए आप उसमें सबसे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो मिरर बताया गया है कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि इसको पीछे कांटे लगे हैं और केव के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है, राइट, अंदर। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप सी, इसका नाम है सी, स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है, जैसे अगर कोई हमारे पास सर्किल है या स्फीयर है, तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में तो उसका सेंटर होगा, उस सेंटर से रख के इस पूरे स्फीयर को ड्रॉ किया होगा। अब मैंने इसको यहाँ से काट दिया, तब भी सेंटर तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इस डिस्टेंस को तो हम, जैसे ये पॉइंट हो गया क्या तुम्हारा सेंटर, इस डिस्टेंस को तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलेंगे, राइट। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट सी है, इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बीच में इसके बीचों बीच किसके, सी और ये पॉइंट बी, पी पॉइंट क्या है, पोल, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे बीचों बीच में मिरर में होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक है।
तो सी से लेके पोल तक की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बीचों बीच एक पॉइंट होता है एफ, इस एफ का नाम होता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से पोल तक की दूरी कहलाती है क्या, फोकल लेंथ। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। ठीक है, और जिस एक्सिस पे हम खड़े हुए हैं, ये जो पूरा एक्सिस दिख रहा है आपको, इस एक्सिस को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये मिरर जो है जिसकी हम स्टडी कर रहे थे, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब सिमिलरली हम अगर कॉन्वेक्स मिरर में बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो देख रहे हो आप, ये सरफेस जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, और ये पीछे वाले सरफेस यहाँ लगे हुए कांटे, लेकिन क्योंकि इसका सेंटर तो इस तरफ आएगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आप भले ही यहाँ भी कांटे लगा दो तो ये सेंटर तो इसी तरफ रहेगा, सही सर्कल का पार्ट है। इसको अगर मैं कंप्लीट जोड़ दूं यहाँ से तो ये सर्कल बन जाएगा, राइट। तो इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा, और यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी कि पोल से लेके सेंटर तक की जो दूरी, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे एफ, फोकल लेंथ। ठीक है, और इस मिरर का टाइप क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंथ। और ये जो जिस पे हम खड़े हुए, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों ही मिरर के बारे में पूरे पैरामीटर्स जो हैं वो सब हमने, तो रेडियस आर से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट है, एफ कैपिटल एफ फोकस है, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ डिनोट करते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये बीच में आता है पॉइंट, यानी कि आर जो टोटल आर है और जो एफ है, एफ और आर में एक रिलेशन चलता है कि स्मॉल एफ इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई 2। ये तो ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस का हाफ होती है। तो ये जो रिलेशन है ये आप देख रहे हो, ये वाला रिलेशन यहाँ पे वर्क होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद कुछ जो पॉइंट्स का मैंने डिस्कशन किया था, तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किस चीज को बोलते हैं, तो ये कुछ डेफिनेशंस एग्जाम में कई बार पूछ भी ली जाती हैं, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। लाइन ज्वाइनिंग कहां से, पोल एंड सेंटर। तो आपने देखा, ये देखिए पोल और सेंटर, यहाँ पे भी सेंटर और ये पोल, इनसे जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये पूरी जो लाइन है, ये लाइन का हमने क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन पूरी आगे हमने प्रोसीड कर, इसका नाम क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, समझ में आया। अब दूसरा काइंड, पोल, द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस अपर्चर और डिनोटेड बाय पी। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका हम ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट, उसको हम पी पॉइंट से डिनोट करते हैं, उसको पोल बोलते हैं। ठीक है, और अपर्चर, अपर्चर नया शब्द आ गया, ये आ गया अपर्चर की डेफिनेशन, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। अब जो भी रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ उसकी क्या चाहिए आपको, विड्थ, उस विड्थ को हम बोलेंगे अपर्चर। तो यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो हम कितनी होगी, सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो है ये अपर्चर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। और इस लेंस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको अपर्चर बोलेंगे, राइट। ठीक है, इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर का एक पार्ट है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है उस स्फीयर का। इट इज अ सेंटर which is known as center of curvature denoted by C। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था, यहाँ पे कोई एक स्फीयर होगा उसका सेंटर C है, ऐसे ही ये भी एक स्फीयर है, उसका कहीं सेंटर C होगा। यहाँ पे भी ये भी एक स्फीयर होगा जिसका सेंटर कहीं C होगा, C से डिनोट है। ठीक है, C अल्फाबेट से डिनोट है। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड द सेंटर। अभी बताया था पोल और सेंटर के बीच में जो है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस पॉइंट, the point on the principal axis where all parallel rays meet after reflecting। तो जहां पे ये देखिए, ये लाइन को ध्यान से, all parallel ray meet after reflection denoted by F। तो अगर सारी पैरेलल रे जिस पॉइंट पे आके मीट करेंगी उसको हम बोलेंगे फोकस। इस लाइन को ध्यान रखिए, आगे मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आती है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, फोकस पॉइंट। इसके बाद आता है फोकल लेंथ, the length between the pole and focus point, that is P and F। तो जो फोकल लेंथ है, the length between the pole and focus point, that is PF, राइट। तो ये हो गई फोकल लेंथ। ये रेडियस की भी हाफ होती है, देखिए हमने अभी फार्मूला जो ऊपर लिखा था, ये आ गया फोकल लेंथ का फार्मूला।
द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आ गया। तो ये रेडियस का हाफ होती है फोकल लेंथ, पी से लेके एफ तक की दूरी, ये डायग्राम में देख लीजिए आप, ये पी से लेके एफ तक की दूरी, यहाँ पे भी पी से लेके एफ तक की दूरी, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिए। Before we learn the formation of image or a ray diagram, let us go through few tips. कुछ हम यहाँ पे टिप्स सीख लेते हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी कि कैसे इमेज फॉर्मेशन करना है रे डायग्राम, ठीक है। हम यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, रिमेंबर AC of light which is parallel to principal axis will passes through the focus और vice versa। अगर मान लिया जाए कि कोई भी, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का ये वाला सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग होता है, राइट, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉइंट P पोल हो गया, ये पॉइंट हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो रे आ रही है ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद जा रही हो गई रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। तो देखिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तुम्हारी जो इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे गई, ये टकराने के बाद ये यहां से चली गई रिफ्लेक्टिंग रे। तो यहाँ पर नॉर्मल जो है, नॉर्मल कहाँ से बनेगा, मैं आपको अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये सेंटर से पास होने जाने वाली लाइन जो है इस पॉइंट को मीट करेगी। एक सेकेंड, देखिए फिर से बनाता हूँ। ठीक है, इस तरफ जो एंगल बनेगा ये आई होगा, और इस तरफ जो एंगल बनेगा ये आर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाने वाली लाइन नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। तो जब भी पैरेलल रे निकलेगी, पैरेलल होगी, तो ये जिस पॉइंट से होके गुजरेगी उस पॉइंट का नाम होगा फोकस, ठीक है। अब दूसरे केस में हमने क्या है, हमने सोचा कि चलो उसको उल्टा करके देखते हैं, तो फोकस की डायरेक्शन डाल दी, अगर इसी डायग्राम को उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ बना हुआ है, तो फोकस से होते हुए डाल दी, फोकस से डाली तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉनकेव मिरर के केस। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या होगा, सिमिलरली वही, तो ये कॉन्वेक्स, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरफ होता है, दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आप ये देख रहे हो ये जो रे डाली है ये कैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जाके जैसे ही मिरर से टकराई, तब इसको तो इस डायरेक्शन में लौटना है, तो ये तो होगा इसकी रिफ्लेक्टिंग रे, लेकिन इसको जब हमने डॉटेड लाइन करके पीछे ट्रेस किया तो ये इस पॉइंट से होके ये जो पॉइंट मिलाई, इस पॉइंट का नाम हो गया फोकस, ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। और अगर हम इसको यहाँ से अगेन ऐसी डाल दें तो ये इस डायरेक्शन में ऐसी चली जाएगी, समझ रहे, ये देखो आगे बनाई होगी, ये हमने यहाँ से ऐसी डाल दी तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, आया समझ में आपको, ऐसी चली गई अगर आपने यहाँ से डाल दी, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे ये मिल गया फोकस, राइट। तो ये हमारे पास दो केसेस हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अगर हम पैरेलल डालेंगे तो फोकस से आएगी, फोकस से डालेंगे तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी हम पैरेलल डालेंगे तो ये फोकस से होते हुए जा रही है कॉन्वेक्स में के केस में, तो और हमको जाती हुई फील हो रही है। यहाँ पे भी हमने फोकस से होते हुए डाली, पैरेलल चली गई, राइट। देखिए दूसरा केस देखें, बी, a ray of light which passes through the center of curvature, it is also known as normal at the point of incidence, or spherical mirror will retrace their path after reflection। दूसरा पॉइंट कह रहा है, पहले हमने ये कॉनकेव मिरर की बात की, कॉनकेव मिरर का ये वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पासिस करें, तो जैसा कि हमको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर जो लाइन ड्रॉ होती है वही लाइन नॉर्मल हो जाती है, यही लाइन जो है यही लाइन नॉर्मल बन गई, यही की यही लाइन नॉर्मल बन गई। और नॉर्मल से एंगल इंसिडेंट रे 0 डिग्री एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे ने भी 0 डिग्री एंगल बनाया, तो इंसिडेंट रे का एंगल भी 0 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 0 डिग्री है, तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते वापस चली गई, राइट।
तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ड्रॉप करेंगे किसी भी मिरर पे, तो जिस रास्ते से वो आई उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इट विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। गॉट इट? या सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम यहाँ पर भी हम डाल दें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया यहाँ पे सेंटर से पास होने वाली ये तुम्हारी नॉर्मल यहीं पे हो गई। ठीक है, तो आपने ये इंसिडेंट रे डाली, ठीक है, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। जैसे इंसिडेंट रे वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे, राइट? जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन हो गया। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट सम एंगल ऑन इट्स अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम पोल पर कोई भी रे डालें, जैसे आप ये देख रहे हो इंसिडेंट रे आपने पोल पे डाली, ठीक है, तो जो पोल से, तो यहाँ पे सी से पॉइंट पी पर जो हमने लाइन डाली, तो यहाँ पे तो सी और पी के बीच में तो प्रिंसिपल एक्सिस ही है, तो अब आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल बन गया, वही जो है नॉर्मल। इट बिहेव लाइक नॉर्मल, योर प्रिंसिपल एक्सिस इज बिहेव लाइक नॉर्मल। समझ में आया? तो नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, तो जिस एंगल से लाइन आएगी अगेन उसी एंगल से यहाँ पे चली जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपने रे डाली, लेकिन यहाँ पे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ का होता है, यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी है, तो अब यहाँ से सी से और पी के बीच में तो जो रे है वही तुम्हारी नॉर्मल हो गई, इसको हमने आगे प्रोसीड कर दी, ये नॉर्मल बन गई। तो ये इंसिडेंट रे और ये हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? चलिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा है। नोट, a ray of light pass through center of Valeria reflection spherical surface is always act as normal at the point of incidence. If we know that normal, we can draw angle of incident and angle of reflection. तो देखिए, अगर हम किसी भी, जैसे ये हमारा मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हम इंसिडेंट से और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करें, तो पहले तो ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रे डाली, ये चली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम सपोज मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने, ए, देख रहे हैं आप? तो जैसे ही यहां से ये ए पॉइंट से टकराई, ठीक है, तो सी से लेके ए तक मैंने एक डॉटेड लाइन से रे जोड़ दी, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पासिंग थ्रू सी। ठीक है, तो सी ए पॉइंट पे जो है सी से लेके ए तक नॉर्मल बन गई, और यहाँ से जो लौटने वाली रे, इस रे का नाम क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आर होगा। यहाँ पे कौन सा लगेगा, जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होगा, एंगल इंसिडेंस के। आया समझ में? आई इक्वल टू आर या आर इक्वल टू आई। ठीक है, सेम यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी इंसिडेंस रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, और सी पॉइंट से जो है इस पॉइंट ए को, यहाँ पे भी हमने ये जो पॉइंट बनाया इसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया क्या, ये। तो सी से ए के बीच में जो तुम देख रहे हो ये हो गई क्या, नॉर्मल। ठीक है, इस नॉर्मल को आगे फर्दर प्रोसीड कर दिए, तो ये एंगल बन गया तुम्हारा इंसिडेंट और ये एंगल बन गया रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए एक और नोट लिखा है। नोट, द इमेज विल ओनली फ्रॉम व्हेन टू और मोर रेज मीटिंग एट अ पॉइंट। सुनिए ध्यान से, इमेज वही होगी जहां दो या दो से ज्यादा रेज मीट करेंगी एक पॉइंट पर। द इमेज विल ओनली फ्रॉम व्हेन द टू और मोर rays meet at a point. The image formation by a concave mirror for different position of the object. तुमने ये कॉनकेव मिरर देख रहे हो, यहाँ पे हमने बहुत सारी रेज डाल दी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, तो ये सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट एफ पे आके इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब हमने इनफाइनाइट पे रखा, सारी रे आके यहाँ इस पॉइंट पे इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, सारी रेज ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट से बहुत सारी, एक से ज्यादा, देखो मोर देन वन रेज, बहुत सारी रेज है, ये सब जाके एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो गई। ठीक है, तो इस समय पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन इमेज की पोजीशन कहाँ है, फोकस पे, ये फोकस हो गई। ठीक है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो इमेज की पोजीशन फोकस है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट, और इमेज कहाँ बन गई, उस पे। और नेचर कैसा हुआ इसका, रियल, मिरर के सामने बन रही है तो रियल,
और बहुत छोटी उल्टी है लेकिन इन्वर्टेड होगी। जब भी रियल बनती है, रियल के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, इन्वर्टेड का रहता है। ठीक है, साइज कैसी है इसकी, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनेट पॉइंट साइज है मेरी। ठीक है, इसके बाद तो इस स्लाइड में मैं रे डायग्राम से आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास, वीडियो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन रे डायग्राम से, फर्स्ट केस से मैं आपको रे डायग्राम से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और बहुत बच्चों को सजेस्ट करें कि हमारे वीडियो सीरीज को ज्वाइन करें। और यहाँ पे क्योंकि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे जिससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जो है क्वेश्चंस भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन है। देखिए, तो आप देख रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो जो 2014 में है, राइट डाउन द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो उसमें आपका 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इमेज इज वर्चुअल हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, लिटरली इन्वर्टेड हो सकती है, सेम साइज है ऑब्जेक्ट जैसी हो सकती है। 1 मार्क्स क्वेश्चन। डिस्क्राइब स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे आप स्फेरिकल मिरर को डिस्क्राइब कर देंगे, ये भी 2014 में आया था। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये बहुत सारे 13, 12, 13, 14, 15 वगैरह में ये अलग अलग टर्म्स के बारे में पूछा था। पोल पूछा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर। देखिए अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किए वो सब पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम ऐसी चीज बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेगी ध्यान से। ठीक है, और इनके आंसर्स भी आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन फॉर व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग convex mirror for seeing traffic at a rear. So advantages of convex mirror, it provide wider view of the rear traffic. Disadvantage, it does not give the correct distance of the vehicle at the rear. तो आपने देखा होगा गाड़ी में जो पीछे जो दूर का देखने के लिए हमने मिरर यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये क्यों लगाते हैं, ताकि हमको कैसा व्यू मिले, वाइडर व्यू मिले। कैसा व्यू मिले हमको, वाइडर व्यू। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें करेक्ट डिस्टेंस पता नहीं चलेगा हमको, क्या नहीं चलता पता हमको, करेक्ट डिस्टेंस। राइट, देखिए इसके बाद क्या है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस की यूनिट अभी आपने ये पढ़ानी है, डायोप्टर है। तो जो चीजें उसमें है मैं और आगे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चंस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सजेस्ट करें अदर स्टूडेंट्स को। ठीक, बाय बाय।